हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम जेके पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जेके पेपर को सेलेक्ट करने के पीछे जो रीज़न्स है उनमें सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि ये एक पेपर इंडस्ट्री कंपनी है और पेपर इंडस्ट्री का आने वाले कुछ सालों में एक जो फ्यूचर का स्कोप नज़र आता है वो काफ़ी बेहतर नज़र आता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बार कुछ आर्टिकल्स को हम एक बार देख लेते हैं। हम टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पे आ चुके हैं और आप हेडलाइन के अंदर क्लियरली पढ़ सकते हैं कि पेपर कंजम्पशन प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6 to 7% इन इंडिया। इसको फर्दर डिटेल में समझा जाए तो ये जो प्रोजेक्शंस लगाए जा रहे हैं आने वाले 5 सालों के लिए लगाए जा रहे हैं और अगर 6 to 7% के रेट से हम पेपर को कंज्यूम करते रहेंगे आने वाले सालों में, सो वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर मार्केट इन दी वर्ल्ड। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट जो फिगर है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो टोटल पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफ़ी लो है इन कंपेरिजन टू दी अदर डेवलप्ड इकोनॉमी। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बार नीचे चलते हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि पेपर इंडस्ट्री होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन इंडिया एज द पर कैपिटा कंजम्पशन इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन दी वर्ल्ड। जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसकी 15% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है, बट स्टिल 15% होने के बावजूद जो टोटल कंजम्पशन है पेपर का इंडिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है इन दी वर्ल्ड टोटल पेपर कंजम्पशन। अब इतने कम कंजम्पशन रेट के पीछे जो रीजंस हैं वो ये है कि इंडिया में फार्मर्स अभी तक ज़्यादा रहे हैं और जो फार्मिंग वो सीखते आए हैं वो अपने फैमिली से, अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं। और साथ ही साथ जो लिटरेसी रेट रहा है इंडिया के अंदर वो इन कंपैरिजन टू दी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ थोड़ा कम रहा है। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, वो इन कंपैरिजन टू दी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ थोड़ा सा इंडिया के अंदर कम है। तो इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए वो फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, तो वहाँ पर इसलिए पेपर का कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पर अभी क्या हो रहा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एक्शंस यहाँ पे लिए भी जा रहे हैं। और जो इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर पिछले कुछ सालों में डेवलप हुए हैं, जो यूनिकॉर्न्स यहाँ पे बने हैं, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट कर रहे हैं। तो इंडिया के लोग अब इंडिया के अंदर रहकर अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और तो इससे क्या होगा कि पेपर का कंजम्पशन कुछ हद तक यहाँ पे बढ़ सकता है। पर इन एक्शंस के चलते यहाँ पे सिर्फ पेपर के एक ही सेगमेंट में ग्रोथ नजर आती है, वो भी 3 to 4% की ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ नजर आती है। वो है राइटिंग और प्रिंटिंग के पेपर्स में, क्योंकि कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में पेपर का जो यूज़ होता है वो राइटिंग और प्रिंटिंग के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता है। पर अब बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की। सेकंड सेगमेंट कौन सा है? पैकेजिंग सेगमेंट। अब पेपर का जो पैकेजिंग सेगमेंट है उसमें कितनी ग्रोथ नजर आती है उसको हम एक बार अब यहाँ समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको दूसरे एक आर्टिकल पर लेके चलता हूँ। मॉडर्न इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2022 से 27 के लिए। इसकी रिपोर्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। जो सबसे पहला पॉइंट है उसने बताया है कि पैकेजिंग की डिमांड इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनके जो इनकम के लेवल है वो भी बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आइटम्स बाय कर रहे हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एलसीडी, एलईडी, ईटीसी सब लोग बाय कर रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट किसी ना किसी चीज़ में पैक होके आते हैं। तो इसी वजह से पैकेजिंग का जो सेगमेंट है वो यहाँ पे ग्रो करने वाला है। सेकंड जो पॉइंट इन्होंने यहाँ मेंशन किया है वो ये किया है कि फार्मा के अंदर भी इन्हें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, जिसके कारण से मेडिसिन के अंदर जो और इंजेक्शन को पैक करने के लिए जो पेपर यूज़ होता है उसमें भी यहाँ एक ग्रोथ देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। साथ में कोरोना के आने के बाद से जो स्विगी और उबर ईट जैसी और जोमेटो जैसी कंपनी, उन्होंने भी अपने जो ऑनलाइन ऑर्डर्स में उसमें एक शार्प ग्रोथ देखी है। अब वो जब ऑर्डर करते हैं डिलीवर कस्टमर को तो वहाँ पे कुछ पैकेजिंग का यूज़ होता है, वहाँ भी पेपर की पैकिंग का ही बहुत यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पे पेपर पैकिंग सेगमेंट में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को आने वाले टाइम में मिलने वाली है। अब बाकी बचती हैं कुछ बेवरेजेस कंपनीज। तो बेवरेजेस कंपनी ने भी अपने जो पैकेजिंग है और जो उनकी स्ट्रॉ है उसको भी पेपर बेस्ड बनाना शुरू कर दिया। उसके पीछे जो रीज़न है कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है 1 जुलाई 2022 से। सो इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी अपनी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मूव होकर के वो अब पेपर बेस्ड पैकेजिंग पे अब मूव कर रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है वो ये किया है कि इंडिया ने पिछले साल में काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया है। उन्होंने ग्रेप्स को एक्सपोर्ट किया है, वीट्स को एक्सपोर्ट किया है, पल्सेस को एक्सपोर्ट किया है। तो और जो टारगेट उन्होंने सेट किया था एक्सपोर्ट करने के लिए उससे काफ़ी ऊपर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट पे इंडिया बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो एक्सपोर्ट करने के लिए उसको पैकेजिंग के लिए भी वहाँ कहीं ना कहीं पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में यहाँ राइज देखने को मिलने वाला है। और जो फोर्थ पॉइंट यहाँ मेंशन किया है वो ये कि ई कॉमर्स इंडिया के अंदर काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से जो इंडियन लोग जो अब ऑनलाइन बाय करना प्रीफर करते हैं तो वहाँ भी वो आइटम पैक होके आता है, वो भी पेपर की पैकिंग में होके आता है। अब लास्ट पॉइंट जो यहाँ मेंशन किया है वो ये किया है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन कंट्रीज पहले पेपर को डंप करती थी उसको रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर किया जाएगा। तो सबसे पहले उनको एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पेपर को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। तो इससे होगा क्या कि जो पेपर को डंप कर रही होंगी तो सबसे पहले उसका मॉनिटर किया जाएगा कि क्या वो
पेपर की डिमांड इंडिया के अंदर है भी कि नहीं है, क्या उस पेपर की क्वालिटी अच्छी है भी कि नहीं। अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी, उस पेपर की डिमांड इंडिया के अंदर होगी, तो ही उस पेपर को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज उस पेपर को इंडिया के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, जिससे कि डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर उनको काफ़ी बेनिफिट यहाँ होने वाला है पेपर्स इंडस्ट्री के अंदर। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन इंडिया ने पहले भी लगाया है, पर इस बार क्या नया होने वाला है, क्या चीज़ें बैन होने वाली है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि किसके सेगमेंट में पेपर उसको रिप्लेस कर सकता है। सो एक बार हम यहाँ पे इस आर्टिकल में देख लेते हैं। फ्रॉम जुलाई 1 प्लास्टिक दैट कैन बी यूज जस्ट वंस विल बी बैंड बिकॉज द एनवायरमेंटल डैमेज इट कॉजेज। जैसे कि स्टेक्स, आइसक्रीम स्टेक्स, कटलरी जिसमें प्लेट, कप, ग्लासेस, फॉक, स्पून, ये सब चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैन पहली बार इंडिया के अंदर लगा है प्लास्टिक के ऊपर, इससे पहले भी बैन लगते हैं। पर पहले बैन है और इस बार बैन में फ़र्क क्या है कि पहले जो बैन लगता था वो मार्केट के अंदर लगता था, कि मार्केट लेवल पर लगता था कि मार्केट में प्लास्टिक सप्लाई नहीं होना चाहिए। पर इस बार क्या हो रहा है कि इस बार जो बैन लगाया है वो इंडस्ट्री लेवल पर लगाया, कि इंडस्ट्री से ही वो माल एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, मार्केट में नहीं उतरना चाहिए। अब इससे हो क्या रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में जो कंपनीज है, जैसे कि यूनिलीवर होगी, डाबर हो गई, अदर कंपनीज हो गई, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से अब रिसाइकलेबल प्लास्टिक को यूज़ करने पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, या फिर वो पेपर बेस्ड जो पैकेजिंग है उसको यूज़ करने पे ध्यान दे रही हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स में जैसे आप देखें, स्टारबक्स हैज़ डन अवे विद द प्लास्टिक स्ट्रॉज, डाबर इंडिया से इट हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग पेपर स्ट्रॉज विद रियल जूस, पार्ले विच मिक्स फ्रूटी हैज़ स्टार्टेड इंपोर्टिंग पेपर स्ट्रॉज फॉर इट्स पॉपुलर ड्रिंक। तो ये सब जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, या तो वो रिसाइकलेबल प्लास्टिक पे मूव हो रही हैं, अदरवाइज या फिर वो पेपर बेस्ड पैकेजिंग के ऊपर मूव होना शुरू हो गई हैं, जिससे कि यहाँ पे पेपर पैकेजिंग सेगमेंट में काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो ये तो थी पेपर इंडस्ट्री के पैकेजिंग सेगमेंट की बात। अब इसकी ग्रोथ को एक बार हम देख लेते हैं। जो मॉडर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 26.7% से जो पैकेजिंग सेगमेंट है पेपर का, वो आने वाले 5 सालों के अंदर बढ़ने वाला है। पहले हमने डिस्कस किया था राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर जो कि 3-4%, वहाँ पर इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली, पर सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है पैकेजिंग सेगमेंट के अंदर। तो अब हम इस इंडस्ट्री के जो लीडिंग प्लेयर है जेके पेपर, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके पास 300 ट्रेड पार्टनर से 4000 डीलर्स है। अब इतना बड़ा डीलर का नेटवर्क इनके पास अवेलेबल है, तो इससे होगा क्या कि इंडिया के किसी भी सेगमेंट से, किसी भी रीजन से अगर वो डिमांड जनरेट होती है तो उस डिमांड को वो बहुत जल्दी मीट कर पाएंगे, क्योंकि दे हैव ए गुड डीलर नेटवर्क। आगे चलते प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को हम देख लेते हैं। तो इनके पास कुछ प्रोडक्ट है जैसे इजी कॉपियर, जेके कॉपियर, स्पार्कल, सीडार, मैक्स, एक्सेल बॉन्ड, एंड दे हैव 24% लीडिंग मार्केट शेयर इन दी ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट। ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट इनका एक प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो होगा। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कागज नगर के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जिनकी जो कैपेसिटी है 1.36 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी है। सिरपुर पेपर मिल्स को एक्वायर करने से इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 4,55,000 टन पर एनम से बढ़ करके 5,91,000 टन पर एनम की हो चुकी है। अब सिरपुर मिल को एक्वायर करने से तो इनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ी ही है। उन्होंने साथ के साथ गुजरात फैसिलिटी के अंदर एक नई मशीन को कमीशन किया, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1,70,000 की कैपेसिटी यहाँ पे है। पहले जो एक और इनके पास ओल्ड मशीन थी उसकी कैपेसिटी 1,60,000 थी, अब इन्होंने एक और नई मशीन लगाई 1,70,000 की कैपेसिटी है। तो टोटल जो गुजरात फैसिलिटी के अंदर इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 3,30,000 हो जाती है, जहाँ से एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे रेवेन्यू में जनरेशन देखने को मिल सकता है, साथ के साथ उसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वापस से इसके फाइनेंशियल्स को हम एक बार समझ लेते हैं। तो जेके पेपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ का है, स्टॉक का पी 9.5 जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। आरओसी या आरओई दोनों ही हेल्दी साइड पे नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हायर साइड पे नजर आता है, पर इसको भी आगे चलते हम डिस्कस करेंगे कि इतना डेट टू इक्विटी क्यों है। और प्रोमोटर की होल्डिंग 49.6% यहाँ पे नजर आती है, उसको भी हम आगे चलते हुए देखेंगे कि नीचे क्या सिनेरियो नजर आता है। पी की लॉन्ग टर्म पी की बात करें तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1 ईयर पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 ईयर पी को अगर हम देखते हैं तो 3 ईयर पी के थोड़ा सा जस्ट अबव 3 ईयर पी चल रहा है, और कंपनी का मार्केट प्राइस 5 ईयर पी से नीचे चल रहा है। और लॉन्ग टर्म में 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर से भी वो नीचे चल रहा है। तो पी के मामले में भी यहाँ पे कंपनी अच्छी नज़र आती है वैल्यू के मामले से। और क्वार्टर रिजल्ट्स को देखिए तो कंसिस्टेंटली इन्होंने यहाँ पे ग्रो किया है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक साइक्लिक बिजनेस है तो हमें क्वार्टर को क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। इस क्वार्टर इन 2-3 क्वार्टर्स को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का यहाँ पे टाइम था, तो सारे ही बिजनेस में यहाँ पे हमें एक डिप देखने को मिला था। पर उसके बाद से कंसिस्टेंटली यहाँ इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। अगर यहाँ से आप देखें तो कंसिस्टेंटली इन्होंने ग्रो किया है। एक क्वार्टर यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, तो यहाँ पे इनकी कैपेसिटी में थोड़ा सा, सेल्स में थोड़ा सा यहाँ गिरावट देखने को मिली है। और
रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से इनका एक्सपेंसेस थोड़े से यहाँ बढ़े हैं, जिससे कि इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि इनको कोल का और पल्प का यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस यहाँ थोड़े से बढ़े हैं, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट है, बट 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी एक हेल्दी साइड पे नजर आता है। नेट प्रॉफिट भी इनके लगातार कंटिन्यूसली यहाँ ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। हाईएस्ट साइड पे अभी ये स्टैंड करता है लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंटिन्यूसली इस कंपनी ने ग्रो किया है। अगर इन 2 सालों को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन था, कोरोना का टाइम था, तो यहाँ पे इन 2 सालों को छोड़ दें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने अपना मेंटेन किया है, 20 के आसपास पिछले 6-7 सालों में मेंटेन किया है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार यहाँ बढ़ता हुआ नजर आया है, और अभी करंट ईयर में 543 जो कि हाईएस्ट एवर यहाँ पे नजर आता है। कंपनी के का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे स्टेबल 12.97%, और पिछले साल में काफ़ी तेज़ी से सेल्स यहाँ पे बढ़ी है। सेम गोज विद प्रॉफिट एज वेल। स्टॉक प्राइस CAGR भी यहाँ पे 25-27 के आसपास से बढ़ता हुआ नजर आया। रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो इज कंसिस्टेंटली गुड। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 78 करोड़ से बढ़ते हुए 169 करोड़ हो चुका है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी लगातार यहाँ ग्रो किए हैं, और 2827 करोड़ यहाँ पे इनके रिजर्व्स हैं। बोरोविंग्स की बात करें तो जब ये एक्सपेंशन फेज में थे, इन्होंने लगातार अपनी बोरोविंग को बढ़ाया, पर एक टाइम के बाद जब वो स्टेबल हो गए तो इन्होंने अपनी बोरोविंग्स को लगातार रिड्यूस भी किया। बट अगेन पिछले 3-4 सालों के अंदर देखा जाए तो बोरोविंग्स इनकी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे जो रीजन है कि इन्होंने एक फैसिलिटी को एक्वायर किया, जो कि सिरपुर मिल्स को हमने डिस्कस किया था। साथ ही में उन्होंने गुजरात के अंदर 1.7 लाख टन वाली जो एक मशीन है उसको इम्पोज किया, ताकि वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड कर सके, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे उनके सेल्स के अंदर, उनके रेवेन्यू के अंदर देखने को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। जेके पेपर के मैनेजमेंट में मेहता करके एक पर्सन है, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ भी रहा था कि वो बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ 4-5 सालों के अंदर वो डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने वाले हैं, और करंट ईयर के अंदर ही वो अपनी डेट को 500-600 करोड़ से रिड्यूस करने वाले हैं। तो उनका आगे आने वाले टाइम में डेट को रिड्यूस करने का पूरा प्लान है। शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आती है कि क्योंकि पेपर सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है, तो प्रोमोटर्स को यहाँ पता है कि पेपर सेगमेंट ग्रो होने वाला है, तो उनको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को यहाँ लगातार बढ़ाया है। सितंबर क्वार्टर में जरूर प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ 2% रिड्यूस हुई है, पर उसके पीछे रीजंस होता है कि उन्होंने सिरपुर मिल्स को एक्वायर किया, वहाँ पे उन्होंने नई मशीन को वहाँ पे कमीशन किया, तो हो सकता है उस वजह से यहाँ पे प्रोमोटर्स को अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम करनी पड़ी हो। बट अगेन मार्च क्वार्टर के अंदर अगेन उन्होंने अपनी जो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं, पब्लिक के पास 43.34% की होल्डिंग है, जिसमें से प्रदीप कुमार जी के पास 4.97% की होल्डिंग है, और सचिन बंसल जी के पास 1.73% की होल्डिंग है। अब सचिन बंसल जी के पास जेके ग्रुप की काफ़ी कंपनीज की अदर होल्डिंग्स भी है, और यहाँ पर अगर देखें कि पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर सचिन बंसल जी ने जेके पेपर के अंदर लगातार अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो ये फाइनेंशियल्स थे जो हमने समझ लिए। एक बार हम इसके चार्ट पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ हमें क्या एक स्कोप नजर आता है। मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ और मैंने जेके पेपर का चार्ट यहाँ ओपन कर लिया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 18 अप्रैल को लगभग इसने अपना हाई बनाया था 388 के आसपास, और उसके बाद से ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेशन में जा चुका है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही कंसोलिडेशन में है, तो ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन में है। पर क्योंकि इस कंपनी के जो रिजल्ट्स थे, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट, ईयरली बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, तो कंपनी का वापस से अपने हाईएस्ट एवर प्राइस पे जाना तो बनता है। तो एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना यहाँ पे स्कोप नजर आता है गेन का, करंट प्राइस से लेकर हाईएस्ट एवर जाने में, तो लगभग 27% का यहाँ से गेन नजर आता है। पर मुझे लगता है क्योंकि पेपर का सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ मिलने वाली है, तो ये कंपनी अपने हाईएस्ट एवर को तो टच करेगी, इससे ऊपर भी ये निकलने वाली है। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड और एक लॉन्ग टर्म के लिए इसका आप होल्ड कर सकते हैं। और कंपनी को एक और बड़ा एडवांटेज है अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ कि पेपर बनाने में जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है पल्प का। तो बाकी कंपनीज क्या करती है, पल्प को इंपोर्ट करती है फॉरेन से। अब क्योंकि ओवरऑल जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वर्ल्ड वाइड वो बढ़ चुका है, तो पल्प के प्राइसेस में भी यहाँ काफ़ी हाइक देखने को मिली है। तो इसका क्या एडवांटेज है कि जेके पेपर के पास अपने खुद के पल्प के गार्डन्स हैं, तो उनको बाहर के किसी रॉ मटेरियल पे उनकी अगर पल्प के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनको उससे डिसएडवांटेज नहीं है, उनके प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ कमी देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉफिट मार्जिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से कमी देखने को मिलेगी, वो है एनर्जी के प्राइसेस, कोल के प्राइसेस बढ़ने से। बाकी पल्प के प्राइसेस से इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दैट्स अ गुड एडवांटेज दे हैव इन कंपेरिजन टू द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।